मॉर्निंग स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। ये पहली वीडियो है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं हिंदी साहित्य शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड एलटी अन्य स्टेट जहाँ हिंदी कंपलसरी है, जहाँ आती है, वो आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिए। पहले मैं आपको थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आदिकाल, भक्तिकाल इत्यादि हिंदी साहित्य में जो भी काल हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो भी पूछे गए हैं छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, और कवियों के बारे में कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक मैं फ्लो चार्ट या एक डायग्राम फ्लो चार्ट, इसको समझिए। इसके माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हिंदी साहित्य को किस प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्शन आपके सामने है। ठीक है, तो कई बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी साहित्य के बारे में बताइए, जो उत्तराखंड एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, नए प्रश्न। तो कुछ नए प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, ये केवल एक फ्लो चार्ट है। इसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य का काल कब से कब तक है केवल, और उनका नामकरण क्या है, बस केवल इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके एक काल, जैसे आदिकाल पे ही पूरी वीडियो बनेगी, उसमें हम संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, और जरूर रिवाइज कीजिए, वीडियो लंबी ना बने, इसका मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो आप देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, क्लियर है आपको? द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जैसे इंग्लिश का भी होता है, हिंदी साहित्य का भी अपना है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के विकास पे बनाई थी। ठीक है, भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, अभी उस पर एक दो वीडियो शेष है, उसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप देखिए। हालांकि मैं इसे वीडियो बना चुका हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से, प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, क्योंकि वो केवल मैंने केवल रफली फॉरेस्ट गार्ड के लिए बनाई थी, उतना डीप मैंने पढ़ाया नहीं था। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की विशेष कक्षा थी। ठीक है, अब जो वीडियो बन रही है इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड या अन्य जो स्टेट हैं उनके जो छोटे से बड़े एग्जाम जो भी हैं उसके साहित्य के प्रश्न कोई भी ना छूटे। ठीक है, कवियों के बारे में पता लगे, जो कवियों के उपनाम हैं या कवियों ने कौन सी रचनाएं की हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी, यात्रा संस्मरण जो भी हैं, किस काल में वो लिखे गए हैं, उसका ये मेरा उद्देश्य है बताना। ठीक है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। जो आपको डाउट है या व्याकरण संबंधित जो भी आपको चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं, उसकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, बाद में जब हम इसके प्रश्न करेंगे धीरे धीरे, तो इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको अनेक हिंदी के जानकारों ने, जो हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने किताबों के माध्यम से लिखा है। ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, अपने अपने, जैसे मैं भी बुक लिख सकता हूँ, तो एक मैंने खोज करके, रिसर्च करके मैंने साहित्य पर अपनी एक रचना लिखी है, जैसे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, इस इतिहास को हम 4 रूपों में पढ़ रहे हैं। 4 रूप कौन कौन से हैं आप देखिए। एक है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल ही इसको क्यों बोला है वो आगे आएगा। ठीक है ना। इसके बाद भक्तिकाल, नाम लिखिए, केवल याद कर दीजिए। फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। क्लियर है? फिर देखिए आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कह रहे हैं, पूर्व मध्यकाल, और इसको स्वर्णकाल भी कहते हैं हिंदी साहित्य का। ठीक है, रीतिकाल को मध्यकाल कहते हैं, लेकिन उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आधुनिक काल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, केवल इतना नाम आप याद रखिए। एक ट्रिक से भी आप याद रखिए, ABRA। ठीक है, ABRA। ठीक है, ए से आदिकाल याद रखिए, बी से भक्तिकाल, आर से रीतिकाल, ए से फिर आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कालों का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको ये? तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आपको आप इसको बाद में देख लेना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसके बाद देखिए जो ये नाम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नाम कहाँ से आए हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप समझिए इसको, ये नाम मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, ये नाम किसने दिए हुए हैं? ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण, जो ये कैटेगरी, ये मैंने नहीं की है, ये मैंने भी कहीं देखा है। ठीक है, मतलब शुरुआत में जिसने लिखा है, तो जो नामकरण करने का श्रेय है, पूछ सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास को नामकरण करने का श्रेय ये किसने दिया है, किसने किया है? सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रेयरसन ने। कैसा नामकरण? ऐसा कि ये भक्तिकाल होगा, फिर रीतिकाल होगा, फिर आधुनिक होगा, या इस तरीके से किया है। ठीक है,
क्लियर हो गया आपको ये। अब जो इसके समयावधि हम हिंदी साहित्य का इतिहास मोटा मोटा पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स 650 ईस्वी से। ध्यान रखिए ईस्वी कह रहा हूँ, ईस्वी पूर्व नहीं, ठीक है, 650 ईस्वी से और अब तक चल रहा है, ठीक है ना, ये तो प्रेजेंट तक चलेगा ना, तो ठीक है। तो आदिकाल की जो बात है, सबसे पहले आदिकाल आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे आदिकाल लिखा हुआ है। आदिकाल का जो समयावधि है वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। क्लियर है आपको, लगभग 6 साल, ठीक है। फिर भक्ति काल आ रहा है, इसके बाद 1350, कहीं कहीं ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये मानक माना गया है, ठीक है। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ये भी लगभग 300 साल रहा। फिर उसके बाद रीतिकाल आया 1650, देखिए यहाँ पर खत्म हुआ 1650 1850, लगभग 200 साल ये रहा, ठीक है। फिर आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, हम अभी प्रेजेंट में हैं 1850 से अब तक फ्रेंड्स आधुनिक काल चल रहा है। पहले आप इस चीज को समझ जाइए, ठीक है, पहले आप इस चीज को समझ जाइए, ये आपके लिए एक बेसिक मास्टर वीडियो का भी काम करेगा, ठीक है। अब इसमें हम इतना समझ गए हैं, नामकरण हम समझ गए हैं, कैटेगरी हम समझ गए हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि आदिकाल क्या है, थोड़ा बहुत बेस में आपको बता रहा हूं, प्रश्न बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्चुअली आदिकाल जो है ये केवल आदिकाल नहीं, मैं इसको चारण काल भी कह सकता हूं, मैं इसको वीरगाथा काल भी कह सकता हूं, लेकिन हुआ क्या कि जो सर्वमानक माना गया, जो सर्वमान्य माना गया, जो काल का नाम माना गया वो आदिकाल का माना गया। ये बोला गया कि हिंदी साहित्य का जो शुरुआती काल है इसको आदिकाल नाम दिया जाए, ये सबसे उपयुक्त है, ठीक है। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि इस समय हिंदी की शुरुआत स्थिति थी, ठीक है। आदिकाल का अर्थ ही आदि होता, आदि मतलब शुरू, ठीक है ना। उस समय धार्मिक श्रृंगारिक इत्यादि काव्य हुए, ठीक है। तो सर्वमान्य कवियों ने माना कि भाई हाँ सही है, आदिकाल ही बोला जाना चाहिए, ठीक है। और ये नाम दिया किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दोनों का नाम आता है, ध्यान रखिए यहाँ पर इन दोनों का नाम आता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजोपन काल किसने कहा, बीजोपन मतलब जैसे बीज शुरू होता है, आप समझिए बीज का मतलब बीज से अंकुरण निकलना कह सकते हैं, बीज वपन काल ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, ये कहा आपके राहुल संकीर्तन जी ने, ठीक है। वीरगाथा काल किसने कहा, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। पूछ सकता कभी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास बुक भी लिखी हुई है, ठीक है। चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, इनको चारण काल कहा, ठीक है ना। और प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने, ठीक है। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको आप नोट कर लेना, ये मिलान करने के लिए, और आपके 100% में आपको कह रहा हूं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको काफी क्लियर हो रहा होगा ये, तो केवल एक इस पार्ट को आप समझ जाइए, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं कि आदिकाल के अनेक नाम हैं, केवल एक ही नाम नहीं है। हालांकि मैंने यहां पर एक ही नाम लिखा हुआ क्योंकि सर्वमान्य है। ये क्या है, सर्वमान्य है कि सब मानते हैं कि भाई हाँ शुरुआती काल है, आदिकाल होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए, क्लियर हो गया आपको। समयावधि हम समझ गए 650 से 1350 ईस्वी, इस काल में जो भी रचनाएं हुई, ठीक है, हम उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते हैं, केवल आपको अनुमान लगाने के लिए हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, मास्टर वीडियो है, ठीक है। आदिकाल में क्या हुआ, साहित्य कैसे लिखे गए, जैसे अभी हम लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, अभी हम कहानी लिखते हैं, आप भी स्वयं लिखते होंगे, हम भी खुद लिखते हैं, ठीक है। जैसे तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदी जो आदिकाल का जो साहित्य लिटरेचर पोर्शन था, उस समय सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य, 3 प्रकार के साहित्यों का संकलन किया गया था, ठीक है। जो रासो टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स, याद रखिए, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जगनिक, तो जिनके पीछे रासो लगा है वो वीर काव्य में आते थे। जो सिद्ध साहित्य के थे वो धार्मिक थे, ठीक है। इसमें सरप्पा का नाम आता है। सिद्ध साहित्य का अर्थ है कि कवि होते थे, ठीक है। 84 सिद्ध हुए, देखिए मैं नीचे लिखा है यहाँ पर 84 प्रकार के सिद्ध हुए हैं, तो उनकी रचनाएं इसमें संकलित थी, ठीक है। सिद्ध साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो थे सरहप्पा, सरहप्पा नाम है किसी का, ठीक है, सरहप्पा, याद रखिए, सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक, ठीक है। बाकी नाथ साहित्य के ध्यान रखिए 9 नाथ हैं, और सबसे जो प्राचीन है, सबसे पहले नाथ कह सकते हैं गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इनकी किताबें भी हैं, तांत्रिक स्तरीय किताबें आती है, तो ये इन्होंने ही उसमें लिखा हुआ है, नाथ साहित्य, ठीक है। आपको इतना आप समझ रहे हैं। तो आदिकाल में हम 3 प्रकार के साहित्यों को पढ़ रहे हैं, सिद्ध साहित्य, रासो और नाथ। भले ये बाद में हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, बाद में हमें साहित्य नहीं मिलते हैं। तो
तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या आप समझ रहे हैं इसमें कि आदिकाल में नामकरण उन्होंने पढ़ दिया। साहित्य ये टाइप के थे। सिद्ध साहित्य में 84 प्रकार के कवि हुए हैं जिनको सिद्ध कवि कहते हैं, और नाथ 9 हुए हैं, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, आदिनाथ, 2-4 देख लेना आप, ठीक है। ये भी हम समझ गए। बाकी जो प्रश्न होंगे मैं आपको बताऊंगा। आदिकाल में ही जो शैली थी, ठीक है, जैसे होती है ना शैलियाँ, लिखने की शैली होती है, ठीक है, कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, लेखन शैली या किस प्रकार की थी। किसी की मधुर होती है, किसी की पढ़ने में रोचक होती है। तो यहाँ पर जो आदिकाल की जो शैली थी फ्रेंड्स, ये डिंगल और पिंगल शैलियाँ थी। डिंगल शैली कर्कश शैली होती थी, ठीक है, कर्णप्रिय जो कानों को अच्छा लगे, कर्कश शैली बोल सकते हैं आप, डिंगल शैली होती थी, ठीक है। ये बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं होती थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल भी कर्णप्रिय ये नहीं होते थे, ठीक है। जो कर्णप्रिय होती थी वो पिंगल शैली थी और बाद में ये प्रचलित हुई, ठीक है, क्योंकि हम लोग वही साहित्य पढ़ेंगे ना जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, या जो सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कर्कश शैली नहीं होगी। कर्कश मतलब थोड़ा कड़ी आवाज, ठीक है। तो पिंगल शैली बाद में प्रसिद्ध हुई, ठीक है। और ब्रज भाषा में इसका विकलन हो गया, मतलब ये ब्रज भाषा मिल गई, ठीक है। तो जो ब्रज भाषा की जो अधिकतर जो रचनाएं हैं वो पिंगल शैली में है, ठीक है ना। आप इसको याद रखो। आदिकाल में ये पोर्शन आप समझ गए, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है, परमाल रासो जगनीक की है। मैं केवल अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी वस्तु इसमें मैं और भी खोज के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। इतना आप समझ गए, क्लियर हो गया आपको ये। एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि आदिकाल के बाद जो हम बेसिक बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको केवल अनुमान से बता रहा हूँ मोटा मोटा। भक्ति काल में क्या क्या है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं इसको, क्योंकि इस समय भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ पूरे भारत में। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे, तो काफ़ी कबीरदास ने दोहों के माध्यम से समाज में एक बुरी आत्माओं का विनाश किया और चेतना का विकास किया, ठीक है। जो भक्ति भाव था उसका विकास किया, ठीक है ना। तो इसको स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इस समय 2 प्रकार की काव्यधाराएं चली भक्ति काल में, जिसको पूर्व मध्य भी कह रहे हैं, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में क्या था? निर्गुण में ज्ञान वाले और प्रेम वाले 2 अलग अलग थे। आपने सुना होगा जो प्रेम कहानियां जैसी होती हैं, ठीक है, जिसको प्रेमाश्रयी काव्य भी कहते हैं। सूफी काव्य में जायसी का नाम आता है पद्मावत के कारण, ठीक है। किसके कारण? पद्मावत रचना के कारण, ठीक है। जायसी लिखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ज्ञानाश्रय में आपको पता है कबीरदास ने ज्ञान दिया, किस रूप में दिया? दोहों के माध्यम से दिया, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अभी हाल ही में उनकी जयंती भी थी, तो आप इसी को समझिए, ठीक है। 2 प्रकार के हैं। अब इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक अनुमान आप समझ गए, निर्गुण क्या है, ठीक है। सगुण में क्या हुआ? सगुण में क्या हुआ? कृष्णाश्रयी और प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी 2 प्रकार के शाखा हुई। सगुण में कृष्णाश्रयी में क्या हुए? सूरदास हुए, मतलब जो कृष्ण भक्त थे। मतलब हुआ क्या कि अलग अलग हुए, कृष्ण भक्त अलग हो गए, राम भक्त अलग हो गए हैं सगुण में। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। निर्गुण और सगुण में अगर हम अंतर की बात करें तो ये ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, मतलब ईश्वर के जैसे निराकार, ईश्वर दिखते नहीं है, ठीक है, मतलब निराकार है। और सगुण वाले मानते थे साकार रूप को, मतलब ईश्वर का अवतार हुआ है, ठीक है, साकार रूप में ये मानते थे। आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप समझ होंगे ये निराकार और ये साकार रूप को मानते थे। कृष्णाश्रय में कृष्ण भक्त आए, रामाश्रय में राम भक्त आए। कौन कौन सी रचनाएं इनकी थी वो आगे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसको आप समझ गए हैं। तो भक्ति आदिकाल भी हो चुका है, भक्ति काल भी हो चुका है, ठीक है। अब रीतिकाल में, ठीक है, रीति उत्तर मध्यकाल कह रहे हैं। समय अवधि 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और इसकी थी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ठीक है। अब जो रीतिकाल में, रीतिकाल को रीतिकाल बोला गया है, गियर्सन ने इसको कैटेगरी किया, लेकिन इसको अलंकृत काल का है मिश्र बंधु ने, ठीक है। इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, काव्यांग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए, कभी भी कोई काव्यांग शब्द का प्रयोग करे, ठीक है। काव्यांग का अर्थ है काव्य के अंग, काव्य के अंग। काव्यांग मतलब काव्य धन अंग। तो काव्य के अंग होते हैं 3, रस, छंद और अलंकार। बिना इनके काव्य में मजा नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है, मतलब नीरस होते हैं, ठीक है ना। तो काव्यांग का प्रयोग हुआ इसमें, इसीलिए अलंकृत काल कहा। सजाया कविता को कैसे सजाते हैं? जिस प्रकार दुल्हन को आभूषण सजाते हैं, उसी प्रकार कविता को रस छंद अलंकार के माध्यम से सजाने का काम करते हैं। अलंकार का अर्थ ही आभूषण होता है, ठीक है।
श्रृंगार काल कहा है इसको रामचंद्र शुक्ल ने। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है किसको, रीतिकाल को। ठीक है, ये तो था इनके नामकरण जैसे यहां पर थे वैसे ये है। अब रीतिकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के कवि हुए हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। ठीक है, 3 प्रकार के कवि हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब इनमें से किसी ने रीति निरूपण किया, श्रृंगारिता किसने काव्य का प्रयोग किया, किसने नहीं किया, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब तीनों में क्या अंतर रहा उसमें हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से कवि इसमें आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी परीक्षा उत्तराखंड में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत अंतर आप समझेंगे, ठीक है ना, क्लियर है आपको। रीति मुक्त का अर्थ है जो रीति परंपरा से हटके जिन्होंने काव्यांग का कम प्रयोग किया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रयोग वो है इसको हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भूषण भी आए थे, ठीक है। रीतिकाल के जो काफी प्रसिद्ध कवि हैं 2 फ्रेंड्स, याद रखिए, बिहारी और भूषण 2 प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि हुए, ठीक है। भले भूषण भक्तिकाल में भी है लेकिन रीतिकाल में भी है भूषण, ठीक है, जिनकी रचनाएं छत्रसाल दशक, क्या लिखी है भूषण ने, नोट कर लेंगे, मैंने पहले बताया है छत्रसाल दशक भूषण ने लिखा हुआ है। शिवाजी के विजय का वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है। और भूषण की अधिकतर रचनाएं पहले बता चुका हूं, यमक अलंकार के उदाहरण है, किसके, यमक अलंकार, क्योंकि इन रचनाओं में 2 शब्द मिलते हैं और उनके अर्थ अलग, जैसे कनक कनक ते सोगनी वाला वैसे, ठीक है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कविताएं भूषण ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये छत्रसाल दशक से ली गई है, क्लियर हो गया आपको। तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आगे हम जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो अलंकार के भी इसमें थोड़ा बहुत है, बल्कि अलंकार का है क्योंकि यहां पर श्रृंगारिता हुई है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आदिकाल भी आप समझ गए हैं, भक्तिकाल भी आप समझ चुके हैं और रीतिकाल भी आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं किसमें क्या क्या है, ठीक है। पर्टिकुलर इनकी वीडियो बनेगी क्योंकि एक ही में तो समाप्त नहीं होगा, आप भी जानते हैं। इसके बाद अंतिम दौर चला आधुनिक काल, मॉडर्न जो पीरियड है आधुनिक काल, ये अभी तक चल रहा है 1850 से अब तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी काल आए, जैसे आधुनिक काल में ये काल आए है ना, जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर निर्गुण था फिर सगुण आया, तो उसी प्रकार यहां पर भी समझिए कि आधुनिक तो चला लेकिन उसमें भारतेंदु युग आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र सरीखे, द्विवेदी युग आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, छायावाद आया, पंत जी, निराला जी, महादेव वर्मा, और छायावादोत्तर काल, मतलब छायावाद के बाद का जो काल है वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में बढ़ गया, ठीक है। अब इनमें अनेक प्रकार के कवि हुए और सारी लगभग मॉडर्न रचनाएं यहीं से पूछ जाती है, ठीक है। अब भारतेंदु युग में कब से कब तक था, 1850 से 1950 साल ये चला, 20 साल द्विवेदी युग भी रहा, 1920 या 18 कहीं 18 भी लिखा हुआ, 1920 से 36 तक 16 साल लगभग आपका छायावाद भी रहा, प्रगतिवाद 1936 से 1943 लगभग ये भी रहा, 43 से 51 ये भी रहा, प्रयोगवाद, और लास्ट में नई कविता जो है वो 1951 से अभी तक चल रहा है। एक टाइम पीरियड का नाम है नई कविता, और ये सब छायावाद के बाद हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी छायावादोत्तर काल चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद का जो काल होगा उसका नाम भी रखा जाएगा, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से कवि हुए हैं आपको पता ही है, एक ही वीडियो में तो मुश्किल है बताना, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एक ही दिन में तो खत्म नहीं करना है, ठीक है। अभी हम वीडियो डालते रहेंगे तो आप बने रहिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझ गए हैं, ठीक है। छायावाद क्या था, इंपॉर्टेंट है, छायावाद सही बनते हैं प्रश्न, ठीक है। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हुए हैं और क्या क्या, इसमें हमने प्रश्न पढ़ने हैं। आप इस चीज को फ्रेंड्स समझ रहे होंगे, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपके वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रह गए। आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, आदिकाल आया, भक्तिकाल आया, रीतिकाल आया, आधुनिक काल आया, ठीक है। आदिकाल के नाम इन्होंने दिए हैं, ये नाम दिए हुए हैं। आदिकाल के साहित्य इस प्रकार के हैं, शैली ये थी, सिद्ध की संख्या 84 है, नाथ 9 है, क्लियर हो गया। भक्तिकाल को 2 रूप में पढ़ते हैं, निर्गुण सगुण, ये निराकार रूप को मानते थे ईश्वर के, मतलब ईश्वर केवल एक आप समझो रोशनी के रूप में, कोई अवतार नहीं है, ये साकार मानते थे, अवतार जैसा है। निर्गुण में ज्ञान वाले आए, प्रेम वाले आए, ज्ञान वाले ने ज्ञान की बातें की और प्रेम वाले ने प्रेम की बातें की, ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रेम की रचनाएं जैसे, उसी प्रकार सगुण में कृष्ण वाले अलग हो गए, राम वाले अलग हो गए, भक्ति वाले, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए रीतिकाल में अलंकित काल, श्रृंगार काल इन्होंने कहा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति 3 प्रकार के हुए, बस, ठीक है। फिर आधुनिक काल भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता के रूप में बढ़ गया, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य के जो इसके प्रश्न हो तो चलेंगे, इससे हट के आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आप एक बार इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए दोबारा, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम आदिकाल में बात करेंगे, आदिकाल वीडियो बनेगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।